अच्छा, फिशन जो होता है और फ्यूजन दोनों में डिफरेंस। फिशन मतलब टूटना है, फ्यूजन मतलब जुड़ना है। चाहे टूट रहा हो तो भी तभी टूटेगा जब नई चीज स्टेबल बने, अगर जुड़ रहा है तो ही तभी जुड़ेगा जब फाइनल चीज स्टेबल बने। यानी कि फाइनल मास पहले से कम होना चाहिए और फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो एनर्जी जो निकलेगा या तो फाइनल माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी या फिर मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ऐसे ही करके हम एनर्जी निकालते थे। फ्यूजन के अंदर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती है, लेकिन फिशन में 200 तो 235 न्यूक्लियन के लिए, तो पर न्यूक्लियन 0.85, फ्यूजन में पर न्यूक्लियन 6.5। तो ज्यादा लीथल कौन सा है? फ्यूजन जो है थोड़ा खतरनाक है। अगर हमसे बोला जाए कि यार 1 ग्राम यूरेनियम 235 है, उसका फिशन हो रहा है, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 8 × 10⁻10 जूल। अब इस पे 2 तरह के क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे कि इतने वॉट का पावर प्लांट बनाना है, तो कई बार उसमें बोला जाए पर सेकंड कितना यूज करना पड़ेगा अमाउंट, और एक बार था कि पर सेकंड कितने फिशन होंगे। तो जब फिशन दिया हुआ है तो एक फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती थी, तो इतने के लिए कितने फिशन होंगे वो देख लेते हैं। और जब मास पूछा जाता तो भाई मुझे पता है 8 × 10⁻10 से के लिए 1 ग्राम को फिशन करवाना पड़ता, तो इतने के लिए कितने ग्राम को फिशन करवाना पड़ता। यूनिटरी मेथड से वो क्वेश्चंस हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अ न्यूक्लियस ब्रैकेट में ए की वैल्यू लिखना 220, ए की वैल्यू 220 इमिट्स अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए ए की वैल्यू, अच्छा इमिट कर रहा है तो जरूर पार्टिकल इमिट करके वो कुछ ना कुछ तो स्टेबल बन रहा हो, और जब स्टेबल बनता है तो उसकी एनर्जी, तो साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई होगी। तो क्वेश्चन वापस से लिखो, क्या था? अ न्यूक्लियाई ब्रैकेट में ए की वैल्यू 220 इमिट्स अल्फा पार्टिकल एंड एनर्जी रिलीजेस, ब्रैकेट में लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज लिखा रहेगा। एनर्जी रिलीजेस ब्रैकेट में लिखना क्यू वैल्यू। ये कई बार लिखा जाता है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मतलब कितना एनर्जी निकला। क्यू वैल्यू क्वालिटी फैक्टर ऐसी वाला नहीं है, क्यू वैल्यू कुछ अलग है। ऐसे नहीं पढ़ाया था तो फिर तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। वहां पढ़ता है क्यू वैल्यू पढ़ते हैं, क्यू फैक्टर। क्यू वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यू वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन समझो, हम इक्वेशन बना सकते हो जो भी कहानी लिखी है। पहले कितना है? 220, क्या निकल रहा है? अल्फा। फाइनल क्या बचेगा? 216 + 4 + क्यू। ये क्यू कौन लेगा? ये क्यू मास डिफेक्ट के कारण आया होगा या बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन ये जो क्यू निकला है वो किसके पास जाएगा? वो अल्फा नहीं, वो जो अल्फा बचा और जो 216 बचा वो दोनों मिलकर इस क्यू को यूज करेंगे। अरे ये चीज क्लियर है क्या? क्या बोला है हमारे पास में? स्टार्टिंग में एक 220 का न्यूक्लियस है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला और बचा है 216। तो ये 216 और ए मतलब अल्फा 4, ये दोनों ही तो उस एनर्जी को यूज करेंगे और उस एनर्जी को यूज करके कुछ ना कुछ भाग दौड़ मचाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। देन फर्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और ये डी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर। डॉटर न्यूक्लियर कौन सा है? 216 इक्वल्स टू अल्फा। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, नो आइडिया। अच्छा एक वर्ड ऐड करना, पहली लाइन क्या लिखी थी? अ रेडियो एक्टिव नहीं, अ न्यूक्लियाई ब्रैकेट में ए इक्वल्स टू 220, एक छोटी सी एरो चिड़िया बनाकर एट रेस्ट इमिट्स अल्फा पार्टिकल। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाता है। हल्का पार्टिकल ज्यादा एनर्जी लेगा, क्यों लेगा वो देखें। ये पूरा का पूरा बेस्ड है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां लगता है, कहां लगता है?
जहां जहां एक्सटर्नल फोर्स 0। हमारे पास में एक 220 का ए वाला न्यूक्लियाई है, ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे और स्टार्टिंग में रेस्ट पे, तो स्टार्टिंग में मोमेंटम 0। बाद में ये टूट गया है और टूट कर एक तो अल्फा पार्टिकल बनाया है और एक दूसरा कितना बनाया है, अल्फा पार्टिकल मतलब ए की वैल्यू 4 और ये 16। क्या ये डॉटर न्यूक्लियाई है और ये अल्फा है, तो ये यहां पर ये बन गया, एक 4 बना और एक ये 216 बना। ये 4 है, ये 16 है यार। क्या ऐसे इमिट करने में बाहर से हमने फोर्स लगाया है? ये रेडियो एक्टिव हो रहा है या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है? ये रेडियो एक्टिविटी है या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन? अपने आप इमिट करना रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस, कोई बाहर से कुछ नहीं करता। तो ऐसे केस में क्या एक्सटर्नल फोर्स 0 है? और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 0। तो फाइनल मोमेंटम किस किस का है? अल्फा का है और डॉटर न्यूक्लियाई का है, इन दोनों का इक्वल होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक। अरे मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम प्लस ये वाला मोमेंटम इक्वल्स टू 0। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा मोमेंटम? मतलब एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो अल्फा अगर इधर निकला तो डॉटर न्यूक्लियाई पीछे चला जाएगा। ये ऐसे ही होगा मोमेंटम सेम रखने के लिए। क्या मैं मोमेंटम को अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी अल्फा का P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m ही, फोटो बहुत जगह गया मैटर में, फोटो इलेक्ट्रिक जाने की जगह क्या है, और मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो माइनस है तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहां से, तो ये वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो बस मैग्नीट्यूड ही चला रहा है। ये अंडर रूट में 2m डॉटर न्यूक्लियाई का। अच्छा ये किसका मास आएगा? अल्फा का। ये किसका आएगा? डॉटर का। स्क्वायर करें, स्क्वायर करके रेशियो तो ले जाएंगे। यहां क्या उल्टा होने वाला है? किसका मास ज्यादा है? क्योंकि डॉटर न्यूक्लियाई का मास अल्फा से ज्यादा है, 216 4, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा तो ये वाली वैल्यू भी ज्यादा, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी अल्फा का ज्यादा होगा डॉटर न्यूक्लियाई से। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस से डायरेक्ट बात कर लूं कि स्टार्टिंग में अगर ये रेस्ट पे है और जो एनर्जी निकलेगी वो इन दोनों में बटेगा, तो हल्की चीज थोड़ा तेजी से भागेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बस यही तो है, देखो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्स में जिसका जो हल्का होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लिखो, ये पहला क्वेश्चन है इसका, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आने वाला है इसमें। क्या आंसर आने वाला है हमारे पास में? अल्फा का ज्यादा। तुम्हारा ऑर्गेनिक खत्म होने वाला है क्या? कितना बच रहा है? चलिए यहां पर देखें, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार नहीं करोगे तो ये बन ही नहीं पाएगा। हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में 220 जो था उसमें से 4 अलग निकला और 216 अलग निकला, और एनर्जी अलग निकली कितनी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, जैसे यहां पर बनाता हूं, 220 है, उससे एक तो अल्फा बना और एक डॉटर न्यूक्लियाई बना, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में चला रहा हूं, और साथ में कुछ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली। ये 5.5 इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी। ज्यादा किसके पास जाएगी? हल्के वाले के पास, अल्फा के पास। तो यार ये जो टोटल 5.5 गया, ये किस किस के पास गया? एक तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा की और काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई की, ये आएगा। मुझे किसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए? क्या मैं इस 5.5 काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मुझे एक चीज पता है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था और क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है इमिशन, तो दोनों का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0, और फाइनल 0 तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम आएगा। तो मैं इसको मोमेंटम के फॉर्म में करता हूं, एक बार करोगे तभी अप्रोच बन पाएगी, वरना ऐसे अपने आप तो बन ही नहीं पाएगी। तो इसको मोमेंटम के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं?
मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m अल्फा, इसको क्या लिखूंगा, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m ऑफ डॉटर, यही आएगा। अच्छा, दोनों का मोमेंटम सेम ही रखा है, क्यों, हमें पता है सेम, इधर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो स्केलर है, देखो स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा। मुझे किसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये मैंने m के फॉर्म में क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे m ही पता है, सिर्फ मुझे वही पता है, इसलिए मैंने वो फॉर्म निकाला। अगर मुझे कुछ और पता होता तो फिर मैं उसी फॉर्म में करता, लेकिन मास मुझे रखना जरूरी था, इसलिए मैंने ये निकाला। मैं क्या करता हूं, ये 5.5 को तो एज इट इज लेता हूं, p स्क्वायर बाई 2m, इसको ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, पहली टर्म 1, p स्क्वायर बाई 2, ये तो लिया जा सकता था, लेकिन m अल्फा गलत कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या आएगा, m अल्फा और ये md, सही है क्या कॉमन। ये क्या है, फिर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो हमें चाहिए थी, हमने ये वैल्यू यहां रखी, फिर उससे वापस से कॉमन लिया, और कॉमन लेके वापस से इसको ये रख दूंगा, ताकि अंदर की चीज सिर्फ मास बन जाए और ये डॉटर की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए। देखो मास तो हमें पता है ना, तो यहां से हमारे पास में फाइनल, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिखेगा, उधर जाओ, तो यहां से हमारे पास में 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये ब्रैक जो हमने कॉमन लिया था उसको क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अच्छा, एलसीएम वगैरह लो, क्या बनने वाला है, ऊपर m अल्फा प्लस m डॉटर अपॉन में नीचे m डॉटर। अच्छा, ये वैल्यू सब सारी की सारी पता है, 5.5 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकालना है यार, ये 4 है और ये 216 है, 216, और नीचे कितना है, 216, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ गई है 5.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 216 अपॉन 220, 5.5 से थोड़ा सा कम, 16, 20, थोड़ा सा कम, सॉल्व करके देख लेना, 5.4 आएगी। 5.5 में से ये 5.4 ले गया, ये 0.1 ले गया, तो आपने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया। तुम बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन वो ये, पावर ऑप्टेन रिएक्टर मतलब एक पावर प्लांट है 1000 किलोवाट का, 10 to the power 6 जूल पर सेकेंड, मास डिके ऑफ यूरेनियम पर आवर कितना होगा, या 1000 के लिए पर आवर कितना यूरेनियम डिके होगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब एक तरह से मास पर सेकेंड, इतनी एनर्जी निकालने के लिए पर सेकेंड कितना मास चाहिए, ये वही है, 1 ग्राम पर सेकेंड से कितना, 8 into 10 to the power, तो यार 10 to the power 6 के लिए कितना चाहिए, वो मास आ जाएगा पर सेकेंड, लेकिन पर आवर पूछा है तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो गया। अच्छा, हमने कल कौन सा पावर प्लांट 1000 लिया था या फिर 100 लिया था, 100 का आंसर कितना आया था, 1.25 माइक्रो, ये 1.25 माइक्रोग्राम पर सेकेंड आया, तो एक जीरो ज्यादा है इसमें, 1000 किलोवाट है तो 12.5 आएगा, 12.5 ग्राम पर सेकेंड इंटू 3600, एक सेकेंड में इतना तो एक घंटे में ज्यादा, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12.5 इंटू 3600 जो भी होगा वो आंसर है। ये दे दो वापस, अपने पहुंच जाए, अच्छी राइटिंग। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, मैं खुद तो वो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं दूंगा तो थोड़ा सा वो डीपीपी वगैरह दूसरे टॉपिक में दूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं मिली हुई पड़ी हुई है तो उसको उठाने में कुछ बुराई नहीं। एक अपनी ऐप है जो मैंने बनवाई है यहाँ पर अपनी कोचिंग के लिए, सिर्फ फिजिक्स की, नीट संकल्प एकेडमी, जिसमें लाइव क्लास चलती है फिजिक्स की मेरी बस। ये प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड करना, पुरानी वाली डाउनलोड की हुई है, अब ये करके देखना। कुछ नहीं चाहिए, अपना फोन नंबर डालना, लॉगिन, ओटीपी आएगा, अपने आप लॉगिन हो जाएगा। वो ओपन करोगे तो उसके अंदर कुछ डीपीपीज हमने फ्री कंटेंट में डाली हुई है, फ्री कंटेंट में, सब्सक्राइबर वाला नहीं दे रहे, फ्री कंटेंट में, तो वहां मिल जाएगा। तो वहां पर अभी इलेक्ट्रो की डाली हुई है,
है ना। और इलेक्ट्रो की आज से रोज एक पेपर तो पूरा डाला हुआ है 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का 1 घंटे के लिए, रोज 10-10 क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रो के अगले 5 दिन आएंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के आएंगे, रोज हुआ। एक छोटा सा पिद्दू सा टॉपिक, जो अभी सर्च कर रहे हैं प्ले स्टोर पर उठा के पटक दिया जाएगा, ध्यान रखना। कैलकुलेशन कर रहा होगा ना ये वाली। चलो यार इसको देखते हैं। पेयर प्रोडक्शन नाम से लग रहा है पेयर्स में मतलब कुछ चीजें मिलने वाली है, पेयर एनाइलेशन मतलब दो चीजों का मिलना। एक तरह से वही हो गया, पेयर प्रोडक्शन मतलब दो चीजें मतलब फिशन, एनाइलेशन मतलब फ्यूजन, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, तो मीनिंग निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या चीज होती है ध्यान से सुने, इसके अंदर एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होगा। इसमें जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पता होना चाहिए, हल्का सा आइडिया, बेसिक सी नॉलेज है, कभी भी इस पर डीप पे नहीं पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम यही बात कर लेंगे, जो पूछा भी गया है किसी अच्छे एग्जाम में। मान लीजिए हमारे पास में कोई मटेरियल है, हमने वो मटेरियल यहां पर ऐसे बना दिया, उस मटेरियल पर हमने बाहर से एनर्जी दी है, कुछ एनर्जी, कुछ फोटोन दे दिए हमने, लाइट गामा फोटोन, चलो गामा फोटोन ले लेते हैं, गामा का फोटोन। गामा फोटोन है तो उसके पास में फोटोन तो किसका होता है, फोटोन ईएम वेव का, किसी भी ईएम वेव का हो सकता है, तो ये गामा ईएम वेव का एक फोटोन है, एनर्जी। अब ये एनर्जी हमने किसी मटेरियल को दे दिया, तो वो मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल पाए तो कितनी अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल पाए तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन लाइट का होना चाहिए, क्योंकि नाम है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो लाइट का फोटोन है, ये गामा फोटोन डाल रहा है। अगर ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि यार ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकाल दे, तो इसने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक पेयर निकाल दिया, क्या इस मटेरियल के चार्जिंग पे कुछ फर्क पड़ा? अच्छा, क्या गामा फोटोन, क्या इस पर कुछ चार्ज होता है? गामा तो चार्जलेस पार्टिकल है, तो यार ये चार्ज कर भी नहीं सकता है, और जब ये चार्ज कर भी नहीं सकता है तो यार इसका वो आयोनाइजेशन पावर पता होगा, गामा का आयोनाइजेशन पावर बहुत कम होता है, क्योंकि चार्ज होना चाहिए ना आयोनाइजेशन के लिए। तो यार इससे किसी मटेरियल पर अगर मैंने गिराया तो उसका चार्ज कभी चेंज होना ही नहीं चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला कभी नहीं निकलेगा, साथ में एक प्लस भी निकलेगा, क्योंकि वो चार्ज कर ही नहीं सकता है। प्लस भी निकल गया, माइनस भी निकल गया, अभी भी वही न्यूट्रल बना हुआ है मटेरियल, क्योंकि आयोनाइजेशन पावर होती ही नहीं है गामा के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर बैठ भी गया, मतलब रेस्ट पे है, तो भी उसके बनने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी ना, और बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज क्लियर है? हाँ, अगर वो चलने लगा होगा तो 0.51 तो रेस्ट मास वाली प्लस काइनेटिक भी और चाहिए होती उसको, लेकिन अगर वो रुक भी गया बाहर निकल के तो 0.51 तो आई होगी उसके पास, जो भी किसके फॉर्म में, मास के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो मास वाली तो एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। हाँ, चलने लग जाए तो रेस्ट मास के साथ मैकेनिकल एनर्जी भी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, लेकिन अगर वो रुक भी गया तो 0.51 एनर्जी तो आएगी, तो ये आगे रेस्ट मास एनर्जी कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके पास भी अगर इसका ये एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूर इसके पास में रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ही होगा। ये एनर्जी इसने तो नहीं दी होगी, किसने दी होगी? इसने। तो ये जो एनर्जी दी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मास में। तो ये मास जो है वो एक्चुअल में इतनी एनर्जी तो आई, तो जरूर ये जो फोटोन आया होगा उसने दो चीजें प्रोड्यूस की। क्या ये पेयर? तो फोटोन यानी कि एनर्जी ने पेयर्स का प्रोडक्शन किया है, लेकिन ऐसा पेयर प्रोडक्शन करने के लिए मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, मिनिमम एनर्जी, यार इसकी एनर्जी अगर मान लो 0.51 हुई, 0.5 हुई, तो ये 0.5 ही इस एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। ये 0.5 है, क्या 0.5 से ये बन पाएगा?
ये बन पाएगा, दोनों ही कुछ नहीं बन पाएगा। अच्छा 0.8 हुआ, 0.8 हुआ, अगर ये 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या ये बन पाएगा? हाँ बन जाता, लेकिन ये नहीं बन पाता, या फिर ये बन जाता तो ये नहीं बन पाता। और जब एक चीज बन ही नहीं सकती, एक ही बन रही, तो किसी ने कहा कि सर एक ही बना लो। अगर एक ही बनी तो यार इस पे चार्ज आ जाता है, गामा है, कैसे बना देगा चार्ज, आयनाइज करेगा ही नहीं। तो यार पेयर प्रोडक्शन होना ही चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी फोटोन की कितनी होनी चाहिए? 0.51 प्लस 0.51 यानी कि 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 1.02 में से 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन बन सकता है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पॉजिट्रॉन बन सकता है, और अभी भी ये बनकर सिर्फ बैठे हुए हैं। अगर इनको चलाना है तो और एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए थी, और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी चाहिए थी। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पहली बात तो मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इफ गामा फोटोन ऑफ 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, गामा आयनाइज नहीं करेगा, क्या ये पेयर प्रोडक्शन कर सकता है गामा? हाँ, गामा गिर रहा है मतलब पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन में मिनिमम क्या क्या निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए? 1.02, दे कितना रहे? 1.5, डिफरेंस आया 0.48। अब ये 0.48 कहां जाएगा? इनकी काइनेटिक, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0.48 पूरा बचा है, इसका और इसका मास सेम है ना, हल कर, तो 0.24 इसके पास जाएगा, 0.24 इसके पास जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज समझ में आई है? तो यहां से हम इस चीज को इसके जस्ट नीचे लिखना, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं उसके जस्ट नीचे। इफ गामा फोटोन ऑफ एनर्जी क्या ले लो, 1.4 ले लेते हैं इस बार, 1.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कितना आने वाला है? 1.4 माइनस, ये तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी था, फिर उसके बाद में दोनों में आधा आधा बटेगा, तो ये आएगा 2, कितना जाएगा? पॉइंट, ये 38/2, 0.19, ये है। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की भी, और दोनों के पास में इतनी इतनी है। ये तो आया हमारे पास में पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करना है, और मिनिमम प्रोड्यूस करके बस रख दें तो भी वो मास तो आ गया, और मास आया तो किसी ने एनर्जी दी होगी, तभी तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ। तो एनर्जी कौन सी आती है? गामा फोटोन की। और गामा फोटोन के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि पेयर्स का प्रोडक्शन हो जाए? क्या इससे छोटे पार्टिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इसलिए सबसे कम एनर्जी इतनी चाहिए। किसी ने बोला सर अपने यही क्यों लिया इलेक्ट्रॉन, थोड़े बड़े ले लेते हैं, कुछ प्लस और माइनस, वो भी तो एक पेयर बनता, लेकिन मिनिमम ही इलेक्ट्रॉन के पास होती है ना। जैसे एक एमयू ले लिया हमने, एक एमयू प्लस वाला और एक माइनस वाला, लेकिन एक एमयू के लिए 931.5 बड़ी एनर्जी, लेकिन सबसे छोटा पेयर तो यही बन सकता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, इसलिए सबसे कम मिनिमम क्रिटिकल कंडीशन चेक की है हमने, कितना तो होना ही चाहिए। पेयर प्रोडक्ट एनिहिलेशन क्या होता है? एडिशन। ये एम्स में भी आया था थोड़े दिन, तो एक तो लास्ट 2019 में आया था, लास्ट बार पढ़ाते तो पहले से ही, इस बार उल्टा है, मास और मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो हमारे पास में मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये है पॉजिटिव, क्या एक पेयर? एनिहिलेशन का मतलब जुड़ना। ये जब दोनों जुड़ेंगे क्या इनके पास में मिनिमम 0.51 तो हो गई, चल रहे होंगे तो 0.51 के अलावा कुछ और भी होगा, लेकिन अब इसमें क्या निकलने वाला है? यार गामा से पेयर बना था तो पेयर से, लेकिन इस बार कुछ हल्का सा डिफरेंस, गामा एक नहीं 2 फोटोन बनते हैं, गामा के 2 फोटोन एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, तो 2 गामा फोटोन बनते हैं। बस ये है पेयर एनिहिलेशन, बस लिखो। अच्छा, मॉड्यूल के अंदर वो भी है क्या, एक्सरे के एक्सरसाइज, नया टॉपिक?
एक्सरे ये वही है जो तुम समझ रहे हो, वही पढ़ना है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। वो प्रोडक्शन जो होता है वो मशीन वो हाथों हाथ होता है वहां पर। ऐसा नहीं कि लाके खरीद के बैग में रख के वो रख दिया वहां पर, वो मशीन बटन दबाया और चल गया। वो एक्सरे का प्रोडक्शन वही होता है। कैसे होता है वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज कि एक्सरे वैसे तो नहीं पूछा जा सकता लेकिन फिर भी डिस्कवर्ड बाय विलियम रॉयटजन। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अच्छा ये तो पता होगा जनरल नॉलेज का है। एक्सरे को ये एक्स ही क्यों बोला, वाई जेड क्यों बोलती है एक्सरे, क्या मतलब है एक्सरे का, इसलिए एक्सरे। अच्छा ये ऐसे एक्स ये, तो फिर तो वो जो मशीन वाला वो खड़ा रहता होगा उसका भी हो जाता होगा एक्सरे। हाँ नहीं होता। एक्सरे को एक्सरे क्यों बोला, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जीके का है, साइंस का नहीं, जीके का है। सही बोलो, जीके का क्वेश्चन केबीसी में भी 4-5 बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। एक्सरे, एक्स तुमने मैथ पढ़ी है, एक्स किसको बोलते हैं, अननोन। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो साइंटिस्ट को पता ही नहीं कि क्या बन गया, सीरियसली उसको पता ही नहीं है क्या बन गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इससे कि कैसे बन गया, क्यों बन गया। तो इसलिए उसको अननोन नाम दिया। कुछ अननोन लाइट थी जो पत्थर गिर रही, रे थी जो गिर गई, इसलिए उसको एक्सरे बोल दिया। वहीं से बस वो नाम चला एक्सरे। तो वो ऑप्शन यही थे कि एक्सरे का नाम कैसे हुआ, क्योंकि वो अननोन था इसलिए इसका नाम एक्सरे है। और यही फैक्ट है कि मैथ में किसी भी अननोन चीज को हम एक्स मानते हैं, इसलिए इसको एक्सरे नाम दे दिया। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इज रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे हम, लाइट का फोटोन डालते थे, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता था। यहां उल्टा करने वाले हैं, यहां इलेक्ट्रॉन डालेंगे, लाइट नहीं, फोटोन लाइट नहीं, वो एक्सरे लाइट नहीं है, होती तो दिखती होती, वो एक्सरे ऐसा नहीं। यहां इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक्सरे का फोटो निकलेगा। एक्सरे भी तो ये वेव है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। तो बस फोटो इलेक्ट्रॉन डाल के एक्सरे का फोटोन आएगा, बस ये वाली चीज है, इसलिए इन रिवर्स। अच्छा ये वेव का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर देना। क्या होता है एक्सरे का, ये वेव का स्पेक्ट्रम, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। ये अभी कहां पढ़ा था, पेयर प्रोडक्शन में या पेयर एनालिसिस में। ये चैप्टर पूरा है। अल्ट्रावायलेट कहां होता है सर, SPF 15। ये विजिबल लाइट, ऑप्टिक्स पूरा, फोटो इलेक्ट्रिक ये रहा, इंफ्रारेड थर्मल फिजिक्स, माइक्रोवेव खाना बनाएंगे, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन, जो अब सिलेबस में नहीं होगा, 12th के हैं लेकिन ऐसा नहीं। यहां से यहां जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी कम होती है, एनर्जी H इक्वल्स टू H न्यू, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, ये इसकी जो वेवलेंथ है ये कम होगी यार, वेवलेंथ इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, वेवलेंथ कम तो एनर्जी बहुत ज्यादा। तो एक्सरे जो होता है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बॉडी को डैमेज कर सकती है। अच्छा एक्सरे से ज्यादा एनर्जी गामा, गामा ने तो हल्क बना दिया था, हल्क जो है वो गामा से ही बना था, गामा रेडिएशन के लिए। एक्सरे जो है वो भी बहुत डेंजरस होती है, अगर प्रोडक्शन हाई एनर्जी वाला हो जाए, वो हो सकता है, कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। कई बार एक्सरे लैब के अंदर भी इंसिडेंट हुए हैं, हाई एनर्जी वाला एक्सरे बन जाता है, वो चीरफाड़ कर देता है पूरा। वो वाला एक्सरे बन जाता है जो ऑपरेशंस में काम आते हैं, ऑपरेशंस में भी एक्सरे काम लिया जाता है। एक तो नॉर्मल एक्सरे करवाना, वो अलग एक्सरे होता है, एक ऑपरेशंस में एक्सरे यूज किया जाता है कि सेल्स वगैरह को कट करने के लिए, लेजर वगैरह से जो ऑपरेशन होता है एक्चुअल में एक्सरे ही होता है। वो एक्सरे डाला जाता है, उससे वो मसल्स वगैरह कोई भी सेल्स जो होती है वो जला देते हैं उसको। तो
एक्सरे जो है उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई आदमी एक्सरे के सामने ज्यादा एक्सपोज्ड है तो उसकी बॉडी दूसरे नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा डैमेज होगी। इसलिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो एक्सरे रूम में जो काम करता है उनकी शिफ्ट 8 घंटे की नहीं होती। नॉर्मली शिफ्ट जो होती है वो 8 घंटे की होती है गवर्नमेंट में या कहीं पर भी, लेकिन उनकी 8 घंटे की नहीं, उनकी 6 घंटे की होती है, क्योंकि 2 घंटे कम किए जाते हैं। तुम एक्सपोज कम हो इस जगह पर, 2 घंटे भी बच जाए तो शायद साल भर में बहुत ज्यादा एक्सपोजर बच जाएगा। तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो थोड़ी 6 घंटे की होती है। हाँ, अगर किसी के घर से है कोई भाई वगैरह कोई और वो 8 घंटे में आ रहा है तो 2 घंटे कहीं गया है वो। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। एक्सरे जो होता है 0.1 से इसका, अच्छा विजिबल क्या होता है 4000 से या 4800 से 7800 बोल दो, या 4 से 7800 बोल दो यार, वो इतनी टाइम्स, और ये वेवलेंथ इतनी कम। वेवलेंथ कम तो एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो ये वाली तो उसकी वेवलेंथ है, इतना लिखो। पहला चीज प्रॉपर्टीज यानी इनविजिबल होती है। अरे क्योंकि ये विजिबल है ही, विजिबल तो लाइट है। सिर्फ ईएम वेव में सिर्फ लाइट ही तो दिखती है, बाकी और कोई ईएम वेव नहीं दिखती है, क्योंकि लाइट को विजिबल नाम दे देता, बाकी इसके अलावा सब इनविजिबल होती है। दूसरी चीज, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज टू स्मॉल, दैट्स व्हाई इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वेवलेंथ कम है मतलब वेवलेंथ बड़ी नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। छोटी कम वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है मतलब बहुत बड़ा ऐसा लूप नहीं ले रहा है वेवलेंथ कि ऐसे जा रहा है। ये रेडियो वेव चलती है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ एफएम है क्या? एफएम हाँ चलता है। कहाँ कहाँ? सोलापुर का, पुणे का यहाँ चलता है। जो एफएम रेडियो होता है इसकी वेवलेंथ होती है, थोड़ा ज्ञानवर्धक बात है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एफएम और एएम। रेडियो में भी तुमने फोन में भी देखा होगा, और जो पुराने रेडियो आते थे वो घुमाने वाले, उसमें भी एफएम और एएम लिखा होता था। ये एफएम जब तक नहीं चलते थे उससे पहले एएम चला करता था, जो दूरदर्शन आकाशवाणी आज भी आता है वो एएम है, वो एएम है। एएम जो होता है उसकी वेवलेंथ लाखों करोड़ों तक होती है, इसलिए तुम्हें अभी तक दिल्ली का जो आकाशवाणी है वो यहां सुन सकते हो, बीबीसी लंदन भी लातूर में सुन सकते हो, वो एएम है। और एफएम जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती, वो किलोमीटर में होती है, 50-100 किलोमीटर, इतनी किलोमीटर में होती है। इसलिए किसी भी शहर का जो एफएम का जो टावर्स होते हैं वो उसके शहर के लगभग 40-50 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं, ताकि वो ज्यादा एरिया कवर करे। सोलापुर का, शोला ये निकलता है, सोलापुर का जो एफएम है वो सोलापुर में नहीं होगा यार। अब यही याद है बचपन से, क्या करें? सोला, ये सोलापुर का है, लेकिन ये क्यों याद है? सोलापुर, सोलापुर का ऐसा लग रहा है मैं जैसे बोलो 16 तो सोच लो जैसे अब मेरी नजर चलता है। सोलापुर का जो एफएम है वो वहां से बहुत दूर होगा, ताकि वो ज्यादा एरिया यहाँ लातूर तक भी आ रहा है, अगर आ रहा है कभी कभी ओसा रोड पे कैच करता है, लेकिन वो खर्र ये आवाज आती है। एक चैप्टर पढ़ोगे एसी, वहां पर ये चीज बताया जाएगा कि वो एफएम वगैरह में कैसे फ्रीक्वेंसी इधर से उधर, कई बार होता है ना कि फ्रीक्वेंसी 92.7 है तो 92.8 पर भी आवाज आती है, लेकिन साथ में कुछ और भी आती है आवाज, 97 पर एकदम बढ़िया आती है। आर पढ़ लिया तुमने, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सी पढ़ लिया, कैपेसिटर। एल पढ़ लिया, एक सर्किट एल चल रहा है, एसी में आता है आरएलसी सर्किट, और आरएलसी सर्किट लगा होता है रेडियो में, तो वहां पर उसको रेजोनेंस में, केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ते हो तो वहां पर भी रेजोनेंस को सेट करते हैं। रेजोनेंस मतलब, रेजोनेंस का मीनिंग पता है? कभी पढ़ा
रेजोनेंस का मतलब बेंजीन वाला नहीं। रेजोनेंस का मतलब समझ में पता है कभी? मैंने भी कभी नहीं बताया। क्लास 11 ज्यादा ये मत किया कर। तो कौन कर रहा है? ये यूला है ना, नेजोफेरिन में फंस जाएगा ये। तो RLC सर्किट रेडियो में भी होता है। वहां पर होता है रेजोनेंस सेट किया था, जो हम करते हैं ये घुमाते हैं उसका नॉब, या फिर फोन में तो ऊपर नीचे से कर देते हैं। वो हम क्या करते हैं? रेजोनेंस सेट करते हैं। रेजोनेंस का मतलब अगर 92.7 पर कौन सा FM है? माय FM, जो भी हो। माय FM है रिलायंस वाला 95.0 शायद, जो भी हो। अगर वहां पर वो आवाज आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी को मैच करना ही कहलाता है रेजोनेंस। अगर ड्राइवर और ड्रिवन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर, अबे तू क्या कंफ्यूजन लेके बैठा है कि 92.7 क्या है? तो फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना, ये कहलाता है रेजोनेंस। तुम्हें शायद पता होगा कि मैंने ये वाला एग्जांपल शायद हर क्लास में दिया होगा, यहाँ भी दिया होगा, कि जो आर्मी या फिर एनसीसी कैडेट्स वगैरह जो होते हैं, उनको बोला जाता है, जब वो मार्च करते हैं तो उनको मार्च करते वक्त बोला जाता है कि जब भी कोई ब्रिज या पुल आया वहां पर मार्च नॉर्मल चलना है। तुम थे? तुम्हें ले ही नहीं गए होंगे वहां। तो बताएंगे क्यों? तुम एनसीसी में नहीं होंगे, क्यों बताएंगे? कोई था क्या एनसीसी में? परेड की है? कुछ गाइड, कोई ब्रिज के आसपास गए, बताया गया है? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ब्रिज जो है वो सॉलिड से मिलकर बना है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मोशन, वाइब्रेशन कर रहे हैं, और वाइब्रेशन कर रहे हैं मतलब ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे जा रहे हैं। तो इनके वाइब्रेशन करना या मोशन करने की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी कि एक सेकंड में इतने या एक सेकंड में इतने, एक फ्रीक्वेंसी है, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। और जो कैडेट्स वगैरह या फिर आर्मी के जो भी होंगे, वो अगर मार्च कर रहे हैं तो एक साथ पैर सबके नीचे जाते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सबका एक साथ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड की भी एक फ्रीक्वेंसी, उनके अर्थ के जो ब्रिज के मॉलिक्यूल्स है उनकी भी कोई फ्रीक्वेंसी, अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, साउंड और अर्थ की, तो आ जाएगा रेजोनेंस। और रेजोनेंस के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी का ट्रांसफर होता है, और जब मैक्सिमम इंटेंसिटी का ट्रांसफर जाएगा तो ब्रिज टूट सकता है, इसलिए ब्रिज के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम क्या क्या कर रहे हैं? हम एफएम के अंदर वो नॉब घुमाते हैं या मोबाइल के अंदर बटन ऊपर नीचे करते हैं, हम यहाँ की फ्रीक्वेंसी को स्टेशन, रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, रेजोनेंस लाते हैं, और जब रेजोनेंस आता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है तभी तो साउंड बहुत अच्छा सुनने में मिलता है। तो 92.7 इधर किया, उधर से भी 92.7, तो ही अच्छा साउंड आएगा। 92.6 या 92.8 पर फ्रीक्वेंसी नहीं बैठेगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो साउंड के साथ में कुछ खर पर ये एक्स्ट्रा आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम? रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस का मतलब है एक की फ्रीक्वेंसी को दूसरे की फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर देना। ये क्लास 11 में भी आता है, यहाँ पर एसी में आएगा। एक्सरे जो होता है वो इनविजिबल होता है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत स्मॉल होती है, इसी के कारण वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। थर्ड पॉइंट लिखें। अच्छा, एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता है, और जिस पर चार्ज नहीं होता है वो किसी को आयनाइज कर सकता है क्या? वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। एक एक्सपेरिमेंट है लगभग आधे घंटे का, उसमें एक्सरे प्रोडक्शन का, उसमें टाइम लगेगा।